नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर। आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं राजश्री। और देश की बात में आज हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक पर सख्त टिप्पणी कौन सी की है। कोर्ट ने 3 तलाक को शादी खत्म करने का सबसे बुरा और अवांछनीय रूप क्यों बताया है और पूछा है कि क्या ऐसा कोई रिवाज जो गुनाह हो शरीयत का हिस्सा हो सकता है। तो आज जो बहस चली है सुप्रीम कोर्ट में उसकी पूरी जानकारी आपके सामने रखेंगे। दोनों पक्षों ने क्या कहा है ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को मीट की दुकानों के लाइसेंस जारी करने के मामले में कौन से निर्देश दिए हैं और इससे कितना फर्क पड़ सकता है योगी सरकार के मुहिम पर। न्यायपालिका से जुड़ी एक और खबर के जरिए बताएंगे ये कैसे सोनिया और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस मामले में झटका लगाया है, उनकी मुश्किलें अब कैसे बढ़ सकती हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही चुनाव आयोग की बात करेंगे जहां तमाम राजनीतिक दलों को ईवीएम हैक करने की चुनाव आयोग ने चुनौती दी है। ये भी बताएंगे आपको कि जस्टिस कर्दन की गिरफ्तारी के मामले में आज कोर्ट में क्या कुछ रहा। साथ ही बात होगी सीमा पार से लगातार हो रही फायरिंग और आतंकवादियों को दिए जा रहे समर्थन से भारत पाक रिश्ते बद से बदतर होते जा रहे हैं। और ट्रंप प्रशासन ने क्यों कहा है कि भारत में हो सकता है बड़ा आतंकी हमला और पाकिस्तान कैसे एक बेहद खतरनाक तैयारी कर रहा है भारत के खिलाफ, इसकी भी पूरी जानकारी आपके सामने रखेंगे। पीएम मोदी के श्रीलंका दौरे से क्यों घबराया है चीन, इस पर भी चर्चा करेंगे। देश में कब आएगा मॉनसून और तपती गर्मी से कब मिलेगी राहत, इसको भी आपके सामने बताएंगे कि कब आपको राहत मिल सकती है। इसके अलावा और भी ढेर सारी खबरें हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का दर्द भी है, मायावती ने क्या कुछ अब सोचा है उनके लिए ये भी है। इसके अलावा आपके अंदर क्या कुछ चल रहा है वो भी है। और बात इतिहास की भी करेंगे और साथ ही एक खूबसूरत फिल्मकार को याद करेंगे जिसने बॉलीवुड को न जाने कितनी खूबसूरत फिल्में दी हैं, बैजू बावरा से लेकर हिमालय की गोद में जैसी फिल्में देने वाले एक बेहद सफल फिल्मकार की चर्चा होगी। कौन है वो, देखिएगा देश की बात में। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस सफर को। बात ट्रिपल तलाक से। ट्रिपल तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि मुसलमानों में शादी को खत्म करने का ये सबसे बुरा और अवांछनीय रूप है। ट्रिपल तलाक पर सुनवाई के दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी की है। ट्रिपल तलाक पर सुनवाई कर रही पीठ का नेतृत्व देश के मुख्य न्यायाधीश JS खेहर खुद कर रहे हैं और इस बेंच में तमाम अन्य धर्म के जजेस भी मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस JS खेहर ने मामले में एमिकस क्यूरी की भूमिका निभा रहे सलमान खुर्शीद से पूछा कि क्या 3 तलाक इस्लाम में महज एक प्रथा है या फिर ये इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है। संविधान पीठ ने जानना चाहा कि क्या ऐसा कोई रिवाज जो गुनाह हो शरीयत का हिस्सा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने खुर्शीद से ये भी पूछा कि क्या किसी भी गुनाह को ईश्वर की मर्जी माना जा सकता है या फिर इसे इंसानों का बनाया कानून कहना ज्यादा सही होगा। जजों ने पूछा कि भारत से बाहर भी 3 तलाक की प्रथा प्रचलित है। अदालत ने जानना चाहा कि दूसरे देशों में ये प्रथा कैसे खत्म हुई। खुर्शीद ने कोर्ट को बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की नजर में तलाक एक घिनौना लेकिन वैध रिवाज है। जो मुख्यतः जो चर्चा हुई है वो ये हुई है कि 3 तलाक जो एक समय में 3 तलाक देने की प्रथा है, क्या वो उचित है या अनुचित है कानूनी तौर पे। इस पर इसके विभिन्न जो पहलू थे उस पर आज चर्चा हुई और मैंने बताने का ये प्रयास किया कि ट्रिपल तलाक का कोई औचित्य नहीं बनता है और क्यों नहीं बनता है उसके सारे उदाहरण और उसके जितने भी जो भी उसके विषय थे वो सब मैंने कोर्ट के सामने रखे। खुर्शीद का कहना था कि उनकी निजी राय में 3 तलाक पाप है और इस्लाम किसी भी गुनाह की इजाजत नहीं दे सकता। बेंच के सवालों के जवाब में खुर्शीद ने कहा 3 तलाक जैसा गुनाह शरीयत का हिस्सा नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि सिर्फ भारतीय मुस्लिमों में ही 3 तलाक का प्रचलन है और भारत में जो अब हो रहा है उसे कई देश पहले ही कर चुके हैं। 3 तलाक की एक पीड़ित की ओर से पेश हुए सीनियर वकील राम जेठमलानी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 सभी नागरिकों को बराबरी का हक देते हैं और इनकी रोशनी में 3 तलाक असंवैधानिक है। जेठमलानी की राय में महिलाओं से सिर्फ उनके लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता और सुप्रीम कोर्ट में तय होने वाला कोई भी कानून
भेदभाव को बढ़ावा देने वाला नहीं होना चाहिए। जेठमलानी ने दावा किया कि वो बाकी मजहबों की तरह वो इस्लाम के भी छात्र हैं। उन्होंने हजरत मोहम्मद को ईश्वर के महानतम पैगंबरों में से एक बताया और कहा कि उनका संदेश तारीफ के काबिल है। मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से पैरवी कर रहे आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि 3 तलाक कुरान विरोधी, असंवैधानिक और अमानवीय है। उन्होंने बताया कि कुरान की आयतों में तलाक की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को अभी और सुनेगा और 2 दिन उस पक्ष को दिया जाएगा जो 3 तलाक की पैरवी कर रहा है और उसके बाद ये मामला और आगे बढ़ेगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगा। उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी में बूचड़खाने के संदर्भ में एक अहम टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार किसी व्यक्ति को मांस खाने से नहीं रोक सकती। यूपी सरकार के अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई के खिलाफ 27 याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। कोर्ट ने यूपी सरकार को नए लाइसेंस जारी करने और पुराने को रिन्यू करने का आदेश भी दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी, लेकिन इस फैसले के बाद से, इस निर्देश के बाद से यूपी सरकार की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई बीजेपी के संकल्प पत्र का हिस्सा थी। सत्ता में आने के बाद योगी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए अवैध बूचड़खानों पर रोक भी लगाई। अब यही रोक सरकार के गले की हड्डी बन गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से कहा है कि सरकार किसी भी शख्स के नॉनवेज खाने के हक को नहीं छीन सकती। इसके साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर राज्य में वैध बूचड़खाने नहीं हैं, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो वैध बूचड़खाने बनवाए। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 17 जुलाई तक लोगों को स्लॉटर हाउस का लाइसेंस जारी किया जाए। कहा है कि मीट आम आदमी का भोजन है और इसे आप रोक नहीं सकते। अदालत ने उनसे कहा है कि जहां स्लॉटर हाउसेज नहीं हैं उसका निर्माण किया जाए, जहां पे स्लॉटर हाउसेज बने हों उनका आधुनिकीकरण किया जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इसको करे। हाईकोर्ट ने साफ किया कि नए लाइसेंस जारी होने और पुराने लाइसेंस रिन्यू होने तक सभी बूचड़खाने बंद रहेंगे। इसके अलावा कोर्ट ने सभी मीट कारोबारियों को कहा है कि वो 17 जुलाई तक लाइसेंस के लिए आवेदन करें। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वो 17 जुलाई को बताएं कि इस दौरान कितने लाइसेंस जारी किए गए और कितने लाइसेंस को रिन्यू किया गया। अदालत ने यह भी कहा है कि सभी जिलाधिकारी, सभी चेयरमैन नगर पालिका परिषद के, सभी म्युनिसिपल कमिश्नर्स आगामी 17 जुलाई के पहले क्या क्या एक्सरसाइज किया और क्या क्या कार्य अभी उनके लिए बाधा है। यदि किसी भी म्युनिसिपल बॉडी को कहीं कोई बाधा है, किसी नगर पालिका परिषद को कोई बाधा है, तो वो अपनी सीधे आपत्ति स्टेट गवर्नमेंट में दर्ज करा सकता है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसका लाइसेंस 31 मार्च को खत्म हो गया, लेकिन लाइसेंस के नवीनीकरण का आवेदन देने के बाद भी सरकार ने उसे रिन्यू नहीं किया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपने सबसे बड़े फैसले के तहत अवैध बूचड़खानों पर रोक लगाई थी। इस फैसले से जहां प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद हुए थे, तो वहीं छोटे मीट और चिकन कारोबारी भी परेशान हुए। खुर्रम निजामी, APN, लखनऊ। तो अपने स्पेशल सेगमेंट सुनिए सरकार में आज हम बात यूपी में बंद हुए बूचड़खानों की करेंगे। सत्ता संभालते ही योगी सरकार के निर्देशों के तहत राज्य में अवैध बूचड़खानों को बंद करवा दिया गया। वैसे पुलिस का डंडा सभी बूचड़खानों पर चला। इसके चलते करीब 25 लाख लोग प्रभावित हुए और उनकी आमदनी का जरिया ही खत्म हो गया और उनके लिए कोई वैकल्पिक रोजगार का जरिया भी नहीं निकाला गया। तो देखते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट सुनिए सरकार में कि अब कोर्ट के इस निर्देश के बाद क्या होगा और अब तक क्या होता रहा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनते ही सीएम योगी ने राज्य भर में अवैध बूचड़खानों पर रोक का आदेश देकर देश भर में सनसनी फैला दी। अवैध बूचड़खानों पर रोक से यूपी के करीब 25 लाख लोग प्रभावित हुए सीधे तौर पर। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को नसीहत दी है कि सरकार को किसी के खाने के मामले में दखलंदाजी का कोई हक नहीं पहुंचता। वो जल्द से जल्द बूचड़खानों का नवीनीकरण करें, लेकिन जो आज तक होता रहा उसका भरपाई कैसे होगा। बूचड़खानों के नाम पर न जाने कितने लोगों के साथ जुल्म हुआ। गोरक्षकों का जो आतंक है वो भी देखने को मिला और वो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, देश भर में कई जगहों पर देखने को मिला।
क्या ये समझा जाए कि कोर्ट के इस नसीहत के बाद वो तमाम तस्वीरें बदल जाएंगी? देखिए, सुनिए सरकार में खास रिपोर्ट। मैं आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री क्या बने, पूरे यूपी को जोगी बना डाला। कुछ तो भगवा अंगोछा खरीद सिपाही बन गए तो कुछ युवा वाहिनी के सदस्य पुलिस ऑफिसर। पुलिस को बताया जाने लगा कि उन्हें किस पर कार्रवाई करनी है, चाहे मजनुओं का मामला हो या बूचड़खानों का। बूचड़खानों के मामले में भगवाधारियों का उगाही का धंधा पश्चिम उत्तर प्रदेश से निकलकर पूरे प्रदेश में चमक गया। सीएम योगी के भगवा पहनने के संदेश को मानकर कट्टरपंथी अल्पसंख्यकों को प्रताड़ना और उकसाने के कई मामले सामने आने लगे। सवाल ये है कि योगी जी ने फैसला क्या सोच कर लिया? क्या महज बूचड़खाना ही यूपी के विकास में सबसे अहम रुकावट है? अवैध बूचड़खानों से गंदगी फैलती है तो क्या पीएम का स्वच्छता अभियान नाकाफी था? क्या अवैध बूचड़खानों की आड़ में सरकार हिंदूवादी एजेंडा लागू करने की कोशिश कर रही है? अगर बूचड़खाने निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं, तो उन्हें नोटिस देकर वक्त भी तो दिया जा सकता था। ऐसा तभी होता जब आपके दिमाग में सबका साथ सबका विकास होता। योगी सरकार ने भी बिल्कुल नरेंद्र मोदी का अनुपालन किया। जिस तरह गोधरा दंगे के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मंच से कहा था कि राजधर्म का पालन नहीं किया गया, इस पर तब के गुजरात के सीएम मोदी ने कहा था कि वही तो कर रहे हैं साहब। कथनी और करनी का फर्क हिंदुत्व की नहीं, छद्म व्यक्तित्व की पहचान है। छद्म प्रयासों से सत्ता पाई जा सकती है, वाहवाही लूटी जा सकती है, लेकिन न तो हिंदुत्व का भला होगा और न ही सबका साथ सबका विकास होगा। योगी जी, अगर आपको दुधारू पशुओं के लिए इतनी ही संवेदना है तो आपने गौपालकों के लिए निर्देश क्यों जारी नहीं किए? क्यों नहीं पूछा कि दूध देना बंद करने वाली गाय आपके खूंटे से खुलती क्यों है? क्यों और किसे बेची जाती है? क्या बेचते वक्त गौभक्त हिंदू धर्म का गौपालक इतना भी नहीं समझ पाता कि इस बिना दूध वाली गाय के पैसे उसे क्यों दिए जा रहे हैं? सरकार ने दूध देना बंद कर चुकी अपनी माता को बेचने वालों पर रोक लगाने की जरूरत क्यों नहीं समझी? हिंदू धर्म सदियों से इसी पाखंड का शिकार है। इसी पाखंड के खिलाफ नाथ संप्रदाय खड़ा हुआ। इसी पंथ ने आपको आज योगी से नेता बनने का मौका दिया। अगर अवैध बूचड़खाने बंद कराने के पीछे मुसलमानों में आतंक पैदा करने का मकसद नहीं था, तो गौरक्षक का स्वांग भरकर जगह जगह गरीब मुसलमानों के साथ मारपीट की वारदातें क्यों होने लगी? एंटी मजनू के नाम पर जगह जगह बहु बेटियों के साथ भगवा ब्रिगेड बदतमीजियां करने से बाज क्यों नहीं आई? इसके बाद अल्पसंख्यकों के खिलाफ क्या कुछ नया मुद्दा तलाश लिया गया? बूचड़खाने से 3 तलाक तक बात पहुंच गई। बात बूचड़खाने की है तो इसी पर बात हो जाए। अदालत ने आपको सीख दी कि सरकार को किसी को मांसाहार से रोकने का कोई हक नहीं। आपको इसके पहले ये बात मालूम नहीं थी क्या? योगी जी, अगर ये सब जनता में आध्यात्मिकता पैदा करने के लिए था, तो मांसभक्षी हिंदुओं की तादाद जानने के लिए सर्वेक्षण क्यों नहीं हुआ? लेकिन आपके ऐसे अतिवादी निर्णय से उन लोगों का हौसला जरूर बुलंद हो गया जो तय करते हैं कि किसी की पतीली में क्या पका है। ये लोग हाथों हाथ इंसाफ भी कर देते हैं। आलम यह है कि पूरे प्रदेश में सबसे लाचार मजलूम खुद पुलिस नजर आ रही है। सहारनपुर, आगरा, मेरठ की घटनाएं प्रशासन को फालिस पड़ने का सबूत हैं। क्या आपको नहीं मालूम कि आपकी पार्टी की सरकार वाले कई राज्यों में बीफ को लेकर क्या प्रावधान है? देश के 8 राज्यों में एक भी पंजीकृत बूचड़खाना नहीं है। बूचड़खानों में सफाई न होने के बावजूद चलते रहने के लिए आपका शासन जिम्मेवार है। लेकिन क्या नियम सख्त कर बड़े बड़े बूचड़खानों के मालिकों के धंधा चोखा नहीं हो रहा? क्या गरीब मांस विक्रेताओं को पेट भरने का हक नहीं? कुल मिलाकर सबका साथ सबका विकास अगर ढोंग नहीं, तो सरकारी फैसलों में सबका साथ और सबका विकास नजर भी आना चाहिए। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन। और अदालत से जुड़ी एक और खबर लेते हैं जिसने मुश्किलें बढ़ा दी हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी की। जी हां, नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका मिला है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के सबसे ज्यादा शेयर वाली यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जांच अब आयकर विभाग करेगा। ये पूरा मामला एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड से जुड़ा हुआ है। ये नेशनल हेराल्ड समेत
3 अखबारों के प्रकाशक कंपनी है। अंग्रेजी डेली नेशनल हेराल्ड की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी और प्रधानमंत्री बनने से पहले वो इसका संपादन करते थे। 2008 में इस कंपनी को बंद कर दिया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में इनकम टैक्स जांच का रास्ता साफ कर दिया है। आयकर विभाग अब यंग इंडिया के खातों में कथित हेराफेरी की जांच करेगा। विभाग सोनिया और राहुल से पूछताछ भी कर सकता है। आरोप है कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई गई थी, जिसने नेशनल हेराल्ड की प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में कोर्ट का रुख किया था। तो मैंने कहा कि ये सारा जो इन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस पार्टी की फंड्स को लेकर इसको किया है, ये सारा, तो मैंने कहा कि ये इनकम टैक्स का भी फ्रॉड है, तो मैंने एक कंप्लेंट इनकम टैक्स से अलग से दी। अब उस इनकम टैक्स ने फिर उसको जांच में लगाई और काफी टाइम लगा दी, परंतु आखिर में उन्होंने काम कर दिया। अपनी याचिका में स्वामी ने आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी और अन्य ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा, जिसके बाद एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को 50 लाख रुपए देकर यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने 90 करोड़ 25 लाख रुपए वसूलने का अधिकार ले लिया। स्वामी ने कहा था कि सोनिया और राहुल ने नेशनल हेराल्ड की 5000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। आईटी डिपार्टमेंट के लिए वापस पुनः इस असेसमेंट को खोलने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, कोई जुरिस्डिक्शन नहीं था, क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट के पास कोई भी रीजन टू बिलीव नहीं था। इन सभी मुद्दों पे, ग्राउंड्स पे, जो भी हमने ग्राउंड्स रिट पे लिए थे आज याचिका में खंडपीठ के समक्ष, उन सबको हम असेसिंग ऑफिसर के सामने ले सकते हैं और उस सभी समावेश में ये अधिकार क्षेत्र भी खुला है कि रीजन टू बिलीव नहीं था। इस आधार पर इस आदेश के संदर्भ में हमने याचिका को विड्रॉ कर लिया है। खबरों के मुताबिक गांधी परिवार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। नेशनल हेराल्ड में यंग इंडिया, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की हिस्सेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। उधर कोलकाता हाईकोर्ट के जज जस्टिस CS कन्नन के वकील ने आज सुप्रीम कोर्ट से उनकी गिरफ्तारी के आदेश पर रोक लगाने की अपील की। वकील ने ये भी कहा कि जस्टिस कन्नन बिना शर्त माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट ने उनकी अर्जी अभी तक मंजूर नहीं की है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि 7 जजों की बेंच के पास अगर वक्त रहा तो सुनवाई जरूर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई को जस्टिस कन्नन को अवमानना का दोषी ठहराते हुए 6 महीने जेल की सजा सुनाई थी। साथ ही उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश भी दिया था। जस्टिस CS कर्णन की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। जस्टिस कर्णन के वकील की अर्जी पर प्रधान न्यायाधीश JS खेहर ने कहा कि कोर्ट के पास समय रहा तो सुनवाई की जाएगी। जस्टिस कर्णन के वकील मैथ्यूज J नेदुम्पारा ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि अवमानना का दोषी ठहराए जाने का आदेश वापस लेने पर विचार किया जाए। इस पर CJI खेहर ने कहा था, हम आपकी अपील पर विचार करेंगे। चीफ जस्टिस खेहर की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने जस्टिस कर्णन की पिटीशन पर सुनवाई की। मैथ्यूज ने बेंच से कहा कि जस्टिस कर्णन को अपने बचाव का संवैधानिक और कानून अधिकार है। वकील ने सुप्रीम कोर्ट से अपना ऑर्डर वापस लेने की अपील की, जिस पर बेंच राजी हो गई थी। अर्जी पर सुनवाई के दौरान CJI खेहर ने वकील से पूछा कि जस्टिस कर्णन कहाँ है। इस पर वकील मैथ्यूज ने कहा कि उनके चेन्नई में होने के ज्यादा आसार हैं। मैथ्यूज ने यह भी बताया कि 12 वकील जस्टिस कर्णन का केस लड़ने से इनकार कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने जस्टिस कर्णन को अवमानना का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। बेंच ने पश्चिम बंगाल पुलिस को उन्हें कस्टडी में लेने का आदेश दिया था। हालांकि आदेश सुनाए जाने से पहले ही जस्टिस कर्णन ने कोलकाता छोड़ दिया था और अब उनकी मौजूदगी चेन्नई में बताई जा रही है। इस बीच जस्टिस कर्णन के लीगल एडवाइजर और मद्रास हाईकोर्ट के वकील पीटर रमेश कुमार ने कहा है कि वो राष्ट्रपति से भी मिल सकते हैं। कुमार ने कहा, हम राष्ट्रपति से मिलकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विचार की अपील कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को रेफर कर दे। फिलहाल जस्टिस कर्णन कहाँ है, इस बारे में अब तक पश्चिम बंगाल पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने जब उन्हें सजा सुनाई थी उस वक्त वो चेन्नई के स्टेट गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। आदेश सामने आते ही वो अचानक गायब हो गए। बंगाल पुलिस की स्पेशल टीम बुधवार को चेन्नई पहुंची थी। गुरुवार को टीम दिन भर जस्टिस कर्णन का सुराग लगाती रही, मगर उन्हें निराशा हाथ लगी। जस्टिस कर्णन के आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती मंदिर जाने की भी खबर है। पुलिस टीम ने उनके पड़ोसियों से भी पूछताछ की, लेकिन उनका अब तक पता नहीं चल पाया है। जस्टिस कर्णन ने इस साल 23 जनवरी को PM मोदी को चिट्ठी लिखकर 20 जजों पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था।
इनमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और मद्रास हाई कोर्ट के मौजूदा जज शामिल थे। जस्टिस कर्णन ने इस मामले की जांच कराने की मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को जस्टिस कर्णन को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न इन्हें कोर्ट की अवमानना माना जाए। कोर्ट ने उन्हें मामलों की सुनवाई होने तक सभी प्रशासनिक फाइलें कलकत्ता हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को लौटाने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन को 13 फरवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। ब्यूरो रिपोर्ट APN। अब बात करते हैं कुछ और खबरों की। आज चुनाव आयोग में बेहद हलचल रही। ईवीएम में गड़बड़ियों के आरोपों पर चुनाव आयोग ने आज सर्वदलीय एक बैठक बुलाई थी। इसमें 7 राष्ट्रीय और 35 क्षेत्रीय दल शामिल हुए। बैठक में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की ईवीएम को लेकर आशंकाओं को खत्म करने के लिए एक खास तरह का प्रदर्शन रखा। ईवीएम में गड़बड़ी होने के कई विपक्षी दलों के आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। चुनाव आयोग ने इस दौरान ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सभी दलों के सामने प्रेजेंटेशन दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि उसकी कोशिश सभी को ये भरोसा दिलाने की है कि ईवीएम पूरी टेम्पर प्रूफ है। ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकता है। इसमें जब इच्छा हो, जैसी इच्छा हो, छेड़छाड़ करके उस पक्ष में वोट डलवाया जा सकता है। और पहले भी इस सवाल को उठाया गया था, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर जो है कोई पहल नहीं किया। सवाल ये कि क्या बड़े स्केल पर जिस स्तर पर आम आदमी पार्टी या बाकी पार्टियां कह रही, क्या मशीनें मैनिपुलेट हो पाती हैं? क्या हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां पार्टियों के नंबर बदल जाते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी 2 पर है तो कहीं 3 पर है तो कहीं 1 पर है, इतने मास स्केल पर अगर आपको लगता है गड़बड़ी हो रही है तो मुझे डाउट है। मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़े चुनाव का रिजल्ट इससे पलट जाता है। देश के इतिहास में पहली बार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में नकली ईवीएम का डेमो कर ये साबित करने का दावा किया था कि इन मशीनों से छेड़छाड़ हो सकती है। हालांकि कई दलों ने ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका को खारिज किया, लेकिन हाल में संपन्न हुए 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद कुछ दल ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग और सरकार दोनों कह चुके हैं कि साल 2019 और उसके बाद के चुनाव में वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट सिस्टम का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। कि आज कई पार्टियों ने ये जाहिर किया कि ईवीएम में प्रॉब्लम है। लोकतंत्र में किसी तरह की शंका उसको निर्मूल करना चाहिए। 2000 में मशीन लाया था तो वो M1 मशीन थी, आज उसका मॉडल बढ़कर के M3 हो गया है। अब इसमें एक विषय आ रहा था कि इसको ज्यादा आप अकाउंटेबल तब बना सकते हैं जब इसमें आप वीवीपीटी का प्रयोग करें। तो आज चुनाव आयोग ने भी एक अपने प्रेजेंटेशन में कहा है कि 2019 में जो चुनाव कराएंगे वो वीवीपीटी से कराएंगे। चुनाव आयोग ने 2 दिन बाद सभी दलों को पूरी तैयारी के साथ आने और ईवीएम को हैक करने की चुनौती दी है। ईवीएम पर चर्चा के अलावा चुनाव आयोग की कोशिश ये है कि चुनावों के पैसे के लेन देन के संज्ञेय अपराध बनाया जाए और चंदे का सिस्टम पारदर्शी हो। चुनावी खर्चे के लिए उम्मीदवार का अलग बैंक खाता हो। ब्यूरो रिपोर्ट APN। और आपको बता दें कि 1980 में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को ईवीएम दिखाया था, लेकिन 24 साल बाद 2004 के लोकसभा चुनाव में इसका पूरे देश में इस्तेमाल शुरू हो सका था। आज तक कोई भी चुनाव आयोग को ईवीएम में हैकिंग के पुख्ता सबूत नहीं दे पाया। विपक्षी दलों के आरोप के बाद अब चुनाव आयोग ने उन्हें उन ईवीएम मशीनों को टैंपर करने की चुनौती दी है जिनका इस्तेमाल पिछले दिनों संपन्न हुए चुनाव में हुआ है। आयोग ने इसके लिए सोमवार और मंगलवार का दिन भी निर्धारित किया है। A detailed presentation of the Commission on Electronic Voting Machine and VVPAT was made, explaining therein the secure design features, development process, stakeholders' participation at various levels, and administrative processes making the EVM non-tamperable. Political parties were also informed that the Commission will hold a challenge and offer opportunity to political parties to demonstrate that EVMs used in the recently concluded assembly elections were tampered, or that EVMs can be tampered even under the laid down technical and administrative safeguards. उधर चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक में उनकी हर शंका को दूर करने की कोशिश की। इस प्रक्रिया में आयोग ने मतदान से पहले ईवीएम के रखरखाव और मतदान के दौरान उसके इस्तेमाल से लेकर वोटिंग के बाद और मतगणना तक उसकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किया जाता है इसके बारे में बताया। चुनाव आयोग ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई है कि ईवीएम में किसी तरह से कोई छेड़छाड़ संभव
नहीं है। तो लास्ट वोटर ने वोट दे दिया है, अब हम मशीन को क्लोज करेंगे। तो यहाँ से जो है हम ये क्लोज कैप हटा के यहाँ से क्लोज करेंगे तो यहाँ पे क्लोजिंग आप डिस्प्ले आ गया। तो क्लोजिंग के बाद इस मशीन के अंदर कितने वोट हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा और जब आप काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग के दिन आप बिल्कुल सेम नंबर ऑफ वोट्स वहाँ पे दिखाएगा। सील करते हैं पोलिंग बूथ में सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके सामने और उनके सिग्नेचर भी लेते हैं। जो सील बॉक्स होता है सब पे उनके सिग्नेचर लेते हैं। सील होने के बाद ये जो है अपने स्ट्रांग रूम में चले जाते हैं। ये स्ट्रांग रूम में रहते हैं और सिर्फ काउंटिंग डे के दिन जो है इनको काउंटिंग टेबल पे लाया जाता है। तो रिजल्ट दिखाने के लिए अब ये काउंटिंग टेबल पे आ गई तो हमने ये सील काट दिया और उनके सामने जो है रिजल्ट दिखाएंगे, कंप्यूटिंग रिजल्ट। अब उनके सामने जो है टोटल कितने वोट इसमें पोल हैं वो भी आएगा और कैंडिडेट वाइज इसका रिजल्ट आएगा। और आप देख रहे हैं देश की बात। आगे इस बुलेटिन में आप देखेंगे कि क्या मुश्किल में पड़ गई हैं मायावती, किस राज्य को बिजली में फिसड्डी कहा गया है और साथ ही हवाला कारोबार से रिश्तों के शक में कैसे हुई है एक आईएएस पर जबरदस्त कार्रवाई। केंद्रीय गृह मंत्रालय में तैनात आईएएस गोपाल रेड्डी पर टेढ़ी हुई है क्यों सरकार की नजर, ये भी आप देखेंगे। और चलिए अब शुरू करते हैं मायावती से जुड़ी एक खबर के साथ। बीएसपी से निकाले गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आज फिर मायावती पर जमकर जुबानी हमले किए हैं। उन्होंने कहा है कि मायावती ने उनके साथ ही हजारों लोगों को पार्टी से बाहर कर दिया। साथ ही दावा किया है कि वह मायावती के और टेपों का खुलासा करेंगे। इसके साथ ही नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने टेपों से काट छांट के मायावती के लगाए सभी आरोपों को खारिज किया और कहा कि इसके लिए वह कोई भी सजा भुगतने को तैयार हैं क्योंकि मायावती से बड़ा कोई ब्लैकमेलर है ही नहीं। वहीं मायावती को चुनौती देते हुए नसीमुद्दीन ने कहा कि निकाय चुनाव में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में बीएसपी पार्षद का चुनाव जीतकर दिखा दें। जबकि अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए नसीमुद्दीन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। आपको ये भी बता दें कि इसके पहले नसीमुद्दीन ने मायावती पर मुसलमानों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और 50 करोड़ रुपए मांगने के आरोप लगाए थे। वहीं मायावती ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को गद्दार करार दिया है। मायावती जी ने मानवर श्री कांशीराम जी के समय से आज तक हजारों बीएसपी मिशन के लोगों को प्रताड़ित करके, झूठे आरोप लगाकर, अपमानित करके पार्टी से निकाल दिया और अगर जो नहीं निकले इतना उनको प्रताड़ित किया कि वो पार्टी छोड़ के चले गए। और देश की बात में आगे आप देखेंगे कि कौन है शहीद उमर फयाज के गुनहगार। उन तस्वीरों को, उन चेहरों को आपके सामने रखेंगे, उनकी पहचान आपको कराएंगे। लेकिन इससे पहले एक और नेता की बात कर लेते हैं जो मुश्किल में फंसी हुई हैं। नेता से ज्यादा वो नेता की बेटी हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव लगातार भ्रष्टाचार के मामले में फंसते जा रहे हैं। अब उनकी पुत्री मीसा भारती के नाम से 100 करोड़ की जमीन 1.5 करोड़ से कम में खरीदने का एक नया मामला तथाकथित रूप से सामने आया है। बीजेपी ने इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है और लालू यादव पर जमकर हमला बोला है। जयप्रकाश जी के आंदोलन की पैदाइश और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संकट मोचक लालू प्रसाद यादव भ्रष्ट आचार के नित्य नूतन मामलों में घिरते चले आ रहे हैं। एक मामले की सुर्खियों की स्याही सूख भी नहीं पाती, नया मामला सामने आ रहा है। अब नए मामले में उनकी उस बिटिया का नाम भी शामिल हो गया है जिसका नाम उन्होंने इंदिरा गांधी के आपातकाल की जातियों और आदर्शों की लड़ाई के प्रतीक के रूप में मीसा भारती रखा था। खबरों के मुताबिक दिल्ली के बिजवासन लग्जरी फर्म इनक्लेव और टोनी सैनिक फर्म में 100 करोड़ की कीमत वाली जमीन और फार्म हाउस का सौदा महज 1.4 करोड़ रुपए में मीसा भारती के नाम कर दिया गया। कागजों के मुताबिक बिजवासन में 7 एकड़ की जमीन खरीदी गई। इस डील में भुगतान भी संदेहास्पद कंपनी के जरिए किया गया। पूरी डील में मीसा को 99% का फायदा हुआ। इस नए मामले ने बीजेपी को लालू को घेरने का एक नया मौका दे दिया। बीजेपी इस मुद्दे को नीतीश सरकार को घेरने के लिए भी इस्तेमाल कर रही है। लालू प्रसाद की राजनीति लूट की राजनीति बन गई है। एक वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हमने सुना था, बड़ी संपत्ति लेकर के खरीद लो,
50 करोड़ की संपत्ति 1 करोड़ 41 लाख में ब्रिजवासन में, और उसके बाद ये भी नहीं कि शेयर के बेचने को कंप्लीट करो, वो 10 रुपए का शेयर 90 रुपए में बिकता है और 1 साल में 1 रुपए में ये वापस खरीद लेते हैं। तो ये है वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट परफेक्टेड बाय मीसा भारती लालूस कंपनी। खबरों के मुताबिक लालू प्रसाद नई मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। मुखोटा कंपनियों के जरिए बहुत ही कम दाम में जमीन खरीदने का काम संदेहास्पद कंपनियों के शेयर खरीदने और बेचने की आड़ में हुआ। इन आरोपों के घेरे में लालू की सबसे बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती और दामाद शैलेश कुमार हैं। राजधानी दिल्ली में इनके द्वारा 1 करोड़ 41 लाख रुपए में खरीदी गई संपत्तियों की कीमत 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यही नहीं, हाल ही में मिट्टी घोटाले को लेकर लालू सुर्खियों में आए थे। वहीं चारा घोटाले के एक मामले में आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने की सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से भी डेडलाइन बने थे। ये अलग बात है कि इन दिनों ज्यादातर विपक्षी पार्टियां विभीषणों और मीडिया के खुलासों की वजह से भ्रष्टाचारी साबित होती जा रही हैं। लेकिन हकीकत ये है कि लालू जी को अच्छे कामों के लिए खबर बने हुए लंबा वक्त हो चुका है। अमित यादव, APN। उधर लालू परिवार पर लग रहे भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों पर सीएम नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली है, तो चारा घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी नीतीश चुप रहे। अब विरोधी पूछ रहे हैं कि क्या ये सत्ता में बने रहने के लिए उनकी सियासी मजबूरी है या नीतीश को भी भ्रष्टाचार के आरोपी अच्छे लगने लगे हैं। गठबंधन में उनका एक बड़ा विंग है, सबसे ज्यादा नंबर वाले MLA वाले उनकी पार्टी है राजद, तो वैसी परिस्थिति में वो किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर होने के नाते दायित्व बनता था कि वो बोले और जांच के बारे में जितनी मांगे आ रही है वो जांच की यहाँ से हम शंसा करते। मैं मामलों की गहराई को नहीं जानता हूँ, लेकिन एक जगह अरविंद केजरीवाल, फिर ममता बनर्जी, फिर तमिलनाडु, फिर बिहार में लालू जी, रोज मीडिया में कोई ना कोई कौन सुपारी दे रहा है। जब नीतीश कुमार ने चारा घोटाले के सजा याफ्ता लालू से समझौता कर लिया तब उनकी हिम्मत कहाँ है? तो उन्होंने अपराध और भ्रष्टाचार दोनों से समझौता कर लिया है। तो नैतिकता और सिद्धांत की बात करने वाले चुप्पी साधे हुए हैं। 40 दिनों ने एक शब्द नहीं कहा। उधर शोपियां जिले में मृत पाए गए लेफ्टिनेंट उमर फयाज के कातिलों को पकड़ने की मुहिम तेज हो गई है। पुलिस ने फयाज के शहादत के गुनहगारों के पोस्टर जारी किए हैं। इन्हें शोपियां जिले के चप्पे चप्पे पर लगा दिया गया है। वहीं आर्मी ऑफिसर उमर फयाज की शहादत के बाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले सभी अधिकारियों को कहा गया है कि वो छुट्टी पर जाने से पहले लोकल यूनिट्स को जरूर सूचित करें। खबर है कि सेना के सभी यूनिट्स के हेड्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जवानों और अधिकारियों को छुट्टी पर भेजने से पहले उनकी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त करें। कश्मीर के आर्मी अफसर उमर फयाज की शहादत के बाद सेना ने अब छुट्टियों से जुड़ी गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करवाने का ऐलान किया है। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले सभी अफसरों को कहा गया है कि वो छुट्टी पर जाने से पहले लोकल यूनिट्स को जरूर सूचित करें। पहले से मौजूद गाइडलाइन सेना के सूत्रों के मुताबिक कश्मीर वादी से ताल्लुक रखने वाले सैन्य कर्मियों के लिए छुट्टियों की गाइडलाइंस पहले से मौजूद हैं। इनके मुताबिक ऐसे हर सैनिक को छुट्टी में जाने से पहले अपने गृह क्षेत्र में तैनात सेना की यूनिट को जानकारी देनी होती है। ऐसा करना उनकी सुरक्षा के लिहाज से अहम है। वहीं दूसरी ओर कश्मीर में शहीद सेना के अफसर उमर फयाज के कातिलों को पकड़ने की मुहिम तेज हो गई है। सेना ने फयाज की शहादत के गुनहगारों के पोस्टर जारी किए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 स्थानीय आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं। इनमें से इशफाक अहमद ठाकुर गयास उल इस्लाम का ताल्लुक दक्षिण कश्मीर के पडरपुरा इलाके से है, जबकि अब्बास अहमद भट्ट नाम का आतंकी मंत्रीबाद इलाके का रहने वाला है। तीनों का ताल्लुक आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से है। पुलिस ने उन्हें पकड़वाने में मदद करने वालों को इनाम देने का भी ऐलान किया है। जांच एजेंसियों को शक है कि फयाज को मारने की साजिश में हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के 10 आतंकी शामिल थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। फयाज की शहादत के बाद शोपियां में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है।
सेना का ताज़ा आदेश कश्मीर घाटी से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट उमर फयाज की शहादत के बाद आया है। 22 साल के फयाज कश्मीर के शोपिया इलाके के सुरसोना गांव के रहने वाले थे। पिछले दिनों वो बाटपुरा में अपने मामा की लड़की की शादी में शरीक होने गए थे। सेना में भर्ती होने के बाद ये फयाज की पहली छुट्टी थी, लेकिन बीते मंगलवार की रात को शादी से लौटते वक्त आतंकियों ने उन्हें अगवा किया। फयाज को गोलियों से छलनी करने के बाद उनके शव को चौक पर फेंक दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट APN। सेना ने एक आक्रामक रुख का संकेत देते हुए आतंकवादियों के खिलाफ अपने अभियान में एक स्थायी विशेषता के तौर पर घेरा डाल लो और तलाशी अभियान करो यानी कासा को रिलीज किया है। 15 साल बाद एक बार फिर से शुरू करने का ये फैसला सेना ने किया है और इसके तहत दक्षिण कश्मीर में बिगड़ते हालात के मद्देनजर सेना ने ये आक्रामक रुख अख्तियार करने का संकेत दिया है। घेरा डालना और तलाशी अभियान करना यानी कासो 15 साल बाद एक बार फिर से शुरू किया जाएगा और इसके तहत आतंक रोधी अभियानों की ये खास विशेषता होती है और इसमें सेना ने स्थानीय आबादी के सख्त विरोध के बाद कासो को बंद कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से इसे शुरू करने की खबर है और 2001 के बाद सिर्फ विशेष खुफिया सूचना मिलने पर ही इसका इस्तेमाल अभी तक सेना करती थी, लेकिन जिस तरह से घाटी में आतंकी बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए सेना ने एक बार फिर से इस पर काम करना शुरू करने का फैसला किया है। और अब बात करते हैं एक ऐसे अधिकारी की जिस पर मोदी सरकार जबरदस्त नाराज है। केंद्र में मोदी सरकार नौकरशाही पर किस तरह से लगाम कस रही है और संदिग्ध अधिकारियों पर नजर रखे हैं, इसका एक और सबूत सामने आया है। हवाला कारोबार से रिश्तों के शक में गृह मंत्रालय में तैनात IAS गोपाल रेड्डी को रातों रात हटाकर वापस मध्य प्रदेश भेज दिया गया। वह 1985 बैच के IAS हैं, उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश कैडर के 1985 बैच के IAS अधिकारी M गोपाल रेड्डी फिर विवादों में हैं। इस बार हवाला के जाल से जुड़े होने का आरोप लगा। इस शक के आधार पर गोपाल रेड्डी को रातों रात गृह मंत्रालय से हटाकर वापस मध्य प्रदेश भेज दिया गया। हवाला कारोबारियों से जुड़े होने की आशंका तब पैदा हुई जब वे वॉशिंगटन में एक बैठक में हिस्सा लेने गए थे। वहां उनके बेटे पर हवाला से जुड़े किसी व्यक्ति से भारी भरकम रकम लेने का आरोप लगा। हालांकि गोपाल रेड्डी पहले भी विवादों में रह चुके हैं। केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति से पहले मध्य प्रदेश बीज और फार्म विकास निगम में भ्रष्टाचार के एक मामले में रेड्डी का नाम सामने आया था। मध्य प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गोपाल रेड्डी सहित बीज निगम के 5 अधिकारियों के खिलाफ जून 2012 में मामला दर्ज किया था। आर्थिक अपराध शाखा की माने तो 2002 से 2003 में शासन की अनुमति के बिना बीज खरीदी गई थी और 3 करोड़ 45 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया। मामले की जांच अभी चल रही है। गोपाल रेड्डी 23 दिसंबर 2015 से केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर एक ऐसे अधिकारी को भारत सरकार के गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव कैसे नियुक्त किया गया? क्या ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर नियुक्ति के पहले गोपाल रेड्डी के पिछले रिकॉर्ड की जांच हुई थी? अब सरकार ने 31 मार्च 2017 को रेड्डी को मध्य प्रदेश वापस कर दिया है, लेकिन रेड्डी ने अभी पदभार नहीं संभाला। वो फिलहाल छुट्टी पर हैं। अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट APN भोपाल। और ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी एक और खबर लेते हैं। अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले IPS अधिकारियों की पदोन्नति अब नहीं होगी। इसके साथ ही अधिकारियों को अन्य सेवा लाभ से भी वंचित होना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि संपत्ति का ब्यौरा देने में नाकाम रहने वाले प्रत्येक IPS अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। मौजूदा अधिकारियों में 15% ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। गृह मंत्रालय ने 2016 में संपत्ति का रिटर्न नहीं भरने वाले IPS अधिकारियों से राज्यों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों से स्पष्टीकरण मांगने को कहा है। और क्या आपको पता है कि बिजली कंपनियों की रेटिंग में सबसे फिसड्डी राज्य कौन सा है? यदि आपको नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। देश की बिजली कंपनियों की रेटिंग में यूपी की सरकारी बिजली कंपनियां सबसे फिसड्डी साबित हुई हैं। योगी सरकार यूपी में 24 घंटे बिजली देने की तैयारी में है, लेकिन बिजली कंपनियों की हालत देखकर ये फिलहाल महज सपना ही लगता है। और अक्षय ऊर्जा का जो एक कार्यक्रम लेकर आने वाले थे योगी आदित्यनाथ, उसको यदि ध्यान में रखें तो ऐसा लगता है कि अभी बहुत दूर चलना है उत्तर प्रदेश को और तभी शायद बिजली की हालत सुधरे। इस वक्त जब गर्मी शुरू हो गई है तो पूरे राज्य में ये स्थिति है कि कुछ ही घंटे के लिए बिजली रहती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश को चमकाने का उनका सपना
थोड़ा सा भी मुश्किल जरूर है। अब कुछ और बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। सीमा पार से बढ़ रहे आतंकवाद को लेकर ट्रंप प्रशासन के एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक डेनियल कोट्स ने कहा है कि पाकिस्तान इन दिनों भारत और अफगानिस्तान पर बड़े आतंकी हमले की योजना बना रहा है। साथ ही ये भी खुलासा किया गया है कि नवाज शरीफ सरकार एटमी जखीरा बढ़ा रही है ताकि समय आने पर भारत का सामना किया जा सके। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बिगड़ते रिश्तों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही कहा है कि अगर पाकिस्तान का रवैया ऐसा ही रहा तो हालात और बिगड़ सकते हैं। अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर डेनियल कोट्स ने अमेरिकी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने यहाँ आतंकियों पर लगाम कसने में नाकाम रहा है, वहीं भारत का धैर्य जवाब दे रहा है। 2016 में हुए पठानकोट हमले की जांच को लेकर भी पाकिस्तान का रवैया ढीला ही रहा है। इन सब के चलते दोनों देशों के संबंधों में गिरावट आई है। कोर्ट ने कहा है कि 2016 में आतंकवादियों के पाकिस्तान पार कर भारत आने और 2 बड़े हमलों को अंजाम देने के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। बता दें कि 18 सितंबर को उरी में आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 20 जवान शहीद हुए थे। उत्तर अमेरिका ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों और मुंबई हमले के साजिशकर्ता हाफिज सईद के जमात उद दावा समूह द्वारा संचालित एक संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध आतंकवादियों के नेतृत्व और धन इकट्ठा करने वाले नेटवर्कों को तबाह करने के प्रयास के लिए लगाया गया है। बात प्रधानमंत्री मोदी की करते हैं। 2 दिन की श्रीलंका यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बौद्ध धर्म के सबसे बड़े पर्व 14वें अंतर्राष्ट्रीय बैसाख दिवस में शामिल हुए और यहां पर उन्होंने न केवल दोनों देशों के बीच के संबंध को गहराई देने की बात की, बल्कि कुछ और निशाने भी साधे। श्रीलंका में बौद्ध धर्म को मानने वालों के बड़े पर्व वैसाख दिवस में पीएम मोदी ने शिरकत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और श्रीलंका का नाता काफी पुराना और ऐतिहासिक है। भारत से ही बौद्ध धर्म श्रीलंका पहुंचा। मोदी ने कहा कि सम्राट अशोक के बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा बौद्ध धर्म को इसे श्रीलंका लेकर आए। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बौद्ध सर्किट योजना के तहत वाराणसी से कोलंबो के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने का ऐलान किया। इसकी शुरुआत अगस्त से होगी। That from August in this year, Air India will operate direct flight between Colombo and Varanasi. This will ease travel to the land of Buddha for my brothers and sisters from Sri Lanka and help you directly visit Srivasti, Kushinagar, Sankasa, Koshambi and Sarnath. प्रधानमंत्री मोदी ने इस अंतर्राष्ट्रीय मंच से भारत को बुद्ध की धरती बताते हुए शांति का हिमायती बताया, तो वहीं इशारों में आतंकवाद और हिंसा के लिए जिम्मेदार बताते हुए पाकिस्तान पर प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुद्ध का शांति संदेश ही दुनिया भर में फैल रही हिंसा का जवाब है। The menace of terrorism in our region is a clear manifestation of this destructive emotion. Sadly, these ideologies of hate and their proponents in our region are not open to dialogue and hence only open to causing death and destruction. I firmly believe that Buddhism's message of peace is the answer to growing arc of violence all over the world. कोलंबो में हो रहे इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में 100 से ज्यादा देश और 400 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। मार्च 2015 के बाद प्रधानमंत्री के रूप में मोदी का ये दूसरा श्रीलंका दौरा है। श्रीलंका ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वैसाख दिवस की मेजबानी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वैसे भारत अपनी सॉफ्ट पावर यानी धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के सहारे पड़ोसी देशों से नाता जोड़ रहा है और उसे इसका फायदा भी मिलता दिख रहा है। श्रीलंका ने चीन की एक पनडुब्बी को कोलंबो बंदरगाह में रखने को लेकर की गई अपील को खारिज करके भारत को थोड़ी राहत दी है।
श्रीलंका ने अक्टूबर 2014 में आखिरी बार किसी चीनी पनडुब्बी को कोलंबो बंदरगाह पर रखने की इजाज़त दी थी, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया था। चीन और श्रीलंका के बेहतर रिश्तों की एक वजह चीन की आर्थिक मदद का फंदा भी है। हाल के सालों में चीन ने श्रीलंका में एयरपोर्ट, सड़कें, रेलवे और बंदरगाह के निर्माण के लिए काफ़ी निवेश किया है। भारत भी अब चीन के प्रभाव को कम करने में जुट गया है। भारत ने जहां कई सड़कें विकसित करने का वहां वादा किया, तो वहीं जापान के साथ मिलकर एक बंदरगाह, पेट्रोलियम रिफाइनरी और दूसरी इंडस्ट्रीज बनाने की भी योजना बनाई गई है। अब बात मौसम की कर लेते हैं। अंडमान सागर में मानसूनी हवाओं का प्रवाह तेज होने की खासी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के अनुकूल स्थितियां बन चुकी हैं, लिहाजा ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 15 मई तक मानसून पहुंच जाएगा। इसी के साथ पूरे देश में प्री मानसून की बारिश तेजी पकड़ चुकी है। इसी के साथ इस बात की संभावना अब काफ़ी ज़्यादा है कि केरल में भी 1 जून से पहले ही मानसून दस्तक दे देगा, और जो कि एक अच्छी खबर है किसानों के लिहाज से। और अब आगे हम बात करेंगे इतिहास की, लेकिन इससे पहले आपको हम बता दें कि आज 9:30 पर आप हमारा खास कार्यक्रम रील रियलिटी देखना ना भूलें, और इसमें हम बॉक्स ऑफिस के रिव्यू तो दिखाएंगे ही, साथ ही सरकार 3 और मेरी प्यारी बिंदु में क्या है खास, ये भी आपको बताएंगे। तो देखिए जरूर रील रियलिटी। वो एड्स जो बन जाते हैं समाज का आईना, 30 सेकंड में देते हैं बदलाव का संदेश। अपने पूरी ऐड के जरिए लोगों को हंसाना कोई छोटी बात नहीं। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब एक ऐड को शूट किया जाता है, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस ऐड स्क्रिप्ट को लेकर कलाकारों से चुक जाती है। कलाकार 30 सेकंड की ऐड के लिए खुद को कैसे उस कैरेक्टर में ढालता है, जानेंगे जाने माने कलाकार कंचन पांगरे से, जिन्होंने फेविकोल जैसी बड़े एड्स में अपने अद्भुत प्रदर्शन से लोगों को खूब हंसाया है। कॉमेडी करने से कॉमेडी नहीं होती, कॉमेडी खींचतान के होती नहीं कभी भी। आप जितना सीरियसली उसको करोगे उतना ही वो कन्विक्शन से आपका कैरेक्टर भी दिखेगा। साथ ही जानेंगे इस हफ्ते हो रही रिलीज 2 दमदार फिल्में, सरकार 3 और मेरी प्यारी बिंदु का बॉक्स ऑफिस रिव्यू। क्या रामगोपाल वर्मा की सरकार 3 ने मचाया धमाल? कैसा था बिग बी अमिताभ बच्चन का फिल्म में अवतार? हाथों से मारूंगा, इन्हीं हाथों से। बिंदु की एक पुरानी आदत थी, हर चीज आधी अधूरी छोड़ देती। कैसी रही परिणीति चोपड़ा और आयुष्मान खुराना की केमिस्ट्री? क्या है दोनों फिल्मों की कहानी? देखेंगे आज रात 9:30 बजे सिर्फ रील रियलिटी पर। और देश की बात के आखिरी पड़ाव में अब बात देश और दुनिया के इतिहास की। 12 मई 1459 में आज के ही दिन राजपूत राजा राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की थी, और 12 मई 1666 में 9 सितंबर से शुरू हुई थी। 1665 को ही पुरंदर संधि के अनुसार मुगल शासक औरंगजेब के सामने पेश होने के लिए छत्रपति शिवाजी आगरा पहुंचे थे, और 12 मई 1942 में पोलैंड के नाजी यातना शिविर ऑश्विट्ज़ में यहूदियों का नरसंहार हुआ था। 1,500 से ज़्यादा यहूदियों को गैस चैम्बर में मार दिया गया था। और 12 मई 2008 में चीन के सिचुआन में विनाशकारी भूकंप से 69,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। और आज हिंदी सिनेमा के एक ऐसे निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक की बात करेंगे जिनकी फिल्म खुद महात्मा गांधी ने देखी थी। आज विजय भट्ट का जन्मदिन है। 1907 में गुजरात के भावनगर में एक सामान्य परिवार में जन्मे विजय भट्ट अपने भाई के साथ 20 वर्ष की उम्र में मुंबई पहुंच गए और पढ़ाई पूरी की। मुंबई की बिजली सप्लाई बनाली कंपनी बेस्ट में नौकरी करने के दौरान वो गुजराती रंगमंच से जुड़े रहे। इसी दौरान आलम आरा के निर्देशक आदर्शिर ईरानी ने उनसे मुलाकात की और बॉलीवुड में बतौर लेखक उनका रास्ता खोल दिया। उन्होंने पहली मूक फिल्म दिल्ली का छैला बनाई और हिंदी, मराठी और गुजराती की कई फिल्में उन्होंने निर्देशित की। बोलने वाली फिल्मों के दौर में उनकी 1942 में राम राज्य बेहद सफल फिल्म रही।
खुद महात्मा गांधी ने ये फिल्म देखी थी। 10 साल बाद फिर उनकी एक और फिल्म बैजू बावरा को खूब शोहरत मिली। कुछ सिनेमाघरों में ये फिल्म 100 हफ्ते तक चली और बैजू बावरा का जो सबसे हिट गाना था मन तड़पत हरिदर्शन को आज, इसको लेकर तो कहा जाता था कि नौशाद जो कि एक मुस्लिम थे उन्होंने इसका संगीत दिया, मोहम्मद रफ़ी जो खुद एक मुस्लिम थे उन्होंने इसे गाया और शकील बादाउनी ने इसको लिखा। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से गंगा जमनी तहजीब पर विजय भट्ट काम किया करते थे। इस फिल्म में लीड रोल भारत भूषण और मीना कुमारी ने किया था। विजय भट्ट ने ही मीना कुमारी को बेबी मीना के रूप में पहला मौका दिया था। इसके बाद गूंज उठी शहनाई, हरियाली और रास्ता और हिमालय की गोद में जैसी फिल्में समेत 64 फिल्मों का निर्माण और निर्देशन उन्होंने किया। तो विजय भट्ट 1993 में दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनकी फिल्में आज भी उनकी यादों को जिंदा रखे हुए हैं। विजय भट्ट की खूबसूरत यादों के साथ आज छोड़ जाते हैं देश की बात में। आप देखते रहिए APN।